हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 5 है टीपीए का। अब तक हमने 4 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम जानते हैं कि टीपीए एक मैथमेटिकल टाइप के नंबर्स हमें प्रोवाइड करा सकता है अगर आप सही से पढ़ो, या फिर अगर आप उसका सिनॉप्सिस भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये सेक्शन अब तक मैंने आपको जो भी सेक्शंस ऊपर के बताएं, उसके साथ साथ जो एक्सेप्शन के सेक्शंस थे जिसको कोरिलेट करके पढ़ना ज़रूरी था, वो सारे हमने आपको एक साथ बताए हैं। आज हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे। हमने जब चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि चैप्टर 2 जो है हमारा सेक्शन 5 से लेके 53 तक का है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि एक पार्ट ऐसा है कि जो कहता है कि जहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांसफरेबल है कि नहीं है, किस प्रॉपर्टी को हम मूवेबल कहते हैं, मूवेबल कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेंगी, जो कि 5 से लेके 37 तक में है। वही अभी सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। जब मैंने आपको सेक्शन 5 बताया था तो मैंने उसके साथ आपको एक्सेप्शंस उसके बताए थे। सेक्शन 7 बताया तो उसके साथ उसके एक्सेप्शंस थे, मैंने वो बताएं। कौन से सेक्शन में कौन सी डॉक्ट्रिन है, मैंने आपको लेक्चर 2 में ही 5 से लेके 37 तक के बीच में कौन से सेक्शन पे कौन कौन से प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन वेस्टेड हैं, जो कि ऑलरेडी उसमें है, निहित हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे। और आज का जो लेक्चर है, ये इन लेक्चर पे बच्चे जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, तो क्वेश्चंस उनके बहुत माइन्यूटली इधर से गलत होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इधर के सेक्शंस में, लेकिन एक एक की पॉइंट है। अगर आप वो की पॉइंट अगर आप समझ रहे हो तो आपसे इधर के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। सेक्शन 8 जैसे अब तक हमने पढ़ा ना कि पहले हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी के हमने पढ़ा कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी कहते किसको हैं। सेक्शन 5 में डिवाइड उसके बारे में डेफिनेशन पढ़ी, फिर सेक्शन 7 पढ़ा, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ों के बाद अब हम कह रहे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, और अब उस प्रॉपर्टी का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारे पास थी पहले, फिर हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो ये एक आम चाल की भाषा में है कि मान लीजिए आपका सामान आपका था, जब आपने किसी और को दे दिया तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपके पास वो चीज़ खाली हुई और सामने वाले को वो चीज़ मिल गई। ये तो एकदम लेमैन की लैंग्वेज है कि जो मैंने आपको बताई। तो सेम पैटर्न इधर भी है। आप इधर को देखोगे कि जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने अब तक जो किया वो किया, उसका प्रभाव ही क्या होगा अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो वो सेक्शन 8 में आपके बता रहा है। जैसे ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र, इसका हेडिंग ही है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होगा। कह रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फॉरवर्ड टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट एंड लीगल इंसिडेंट। कह रहे हैं जब भी कभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक जनरल रूल है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, उस प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने किसी और को दी, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने इंटरेस्ट हैं और जो उसके जितने लीगल राइट्स हैं, वो सारी चीज़ें सामने वाले को ट्रांसफ़र होंगी। जब जाएंगी तो वो सब पूरी के पूरी बंच में जाएंगी। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने खाली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अभी भी आपके पास है। ये एक जनरल रूल है। अगर जैसे ही मैंने ये बात कही कहीं पे कि ये जनरल रूल है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ उसका इंटरेस्ट और लीगल राइट भी ट्रांसफ़र होता है, अगर ये जनरल रूल है तो मतलब इसका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन ज़रूर होगा, वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। अब देखिए ये कह रहा है लीगल इंसिडेंट को हम क्या कहेंगे, कब हम कहेंगे लीगल राइट क्या है, ठीक है। जब कभी हम कोई लैंड मान लीजिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो लैंड के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी सामने वाले के पास, उस पर ईजमेंट का अधिकार जो सुखाचार है, ठीक है, या फिर रेंट जो उस प्रॉपर्टी से मिल रही है, या फिर कोई प्रॉफिट जो उस अर्थ से अटैच है। मान लीजिए आपने कोई लैंड किसी को ट्रांसफ़र की, उस लैंड पे टुल्लू पंप लगा हुआ है या पंपी सेट लगा हुआ है, जो पहले आपकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता था, तो आप चलवाते थे, तो जो किराए पे जैसे गांव में चलते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है और उसमें मैंने ये लगवा रखा है, तो उससे जो आपको प्रॉफिट होएगा, कुछ चीज़ें अटैच हैं अर्थ में, ठीक है, वो अटैच है और आपको उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आप नहीं लोगे, वो मैं लूँगी ना, ये आप नहीं कर सकते। आपको पूरा चीज़ देना है, तो वो सारा सामने वाले को भी वो सारी चीज़ें, चाहे उससे प्रॉफिट हो या फिर उस लैंड से कोई रेंट मिलता हो या उसका जो सुखाचार ईजमेंट का अधिकार है, वो सब ट्रांसफ़र होगा। वहीं अगर कोई
प्रॉपर्टी में अगर कोई हाउस आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें भी उसका ईजमेंट का, सुखाचार का अधिकार, उसका रेंट अगर मिलता है उस हाउस से वो अधिकार, उस घर में जितने लॉक्स, डोर्स, फैन, ये सब सॉकेट, ये सारे चीज़ें लगे हुए वो सब भी आप ट्रांसफ़र करोगे। ये नहीं कहोगे कि आप हाउस ट्रांसफ़र करो तो उसमें से सारी चीज़ें आप निकाल लोगे, ठीक। उसको कहते हैं लीगल इंसिडेंट। या फिर आप अगर कोई मशीनरी ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रॉपर्टी में मशीनरी है, आप उसको अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो और अटैच टू अर्थ है, तो वो उसके जितने मूविंग पार्ट्स हैं, बोल्ट्स, नट्स जो भी उसमें लगे रहते हैं, वो सब भी आप ट्रांसफ़र करोगे। उसको कहते हैं लीगल इंसिडेंट, मतलब वो जा रहा है। अगर कोई डेट आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसके साथ जो श्योरिटी, और अगर सामने वाला श्योरिटी नहीं दे पाता है तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, वो भी, ठीक है। तो वो दोनों भी आपके पास जाएगा। अगर आप मनी देते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी के रूप में मनी ट्रांसफ़र करते हो, तो जो भी इनकम उससे रेज होगा ट्रांसफ़र से, ट्रांसफरी के लिए, वो भी आपके पास जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहेंगे, हमने ये बोला कि इफ़ेक्ट क्या होता है ट्रांसफ़र का, हमने देख लिया कि इफ़ेक्ट ये होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जब ट्रांसफ़र होता है तो उसका लीगल राइट और उससे इंटरेस्ट जो भी उससे उत्पन्न होते हैं वो भी एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हमने ये देखा लीगल इंसिडेंट के अंदर कौन कौन आता है। फिर हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हमने ये तो देख लिया, अब ट्रांसफ़र होता ही कितने तरीके से, ठीक है। ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है, चाहे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह से करिए, अदरवाइज़ आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन डिलीवरी कर दीजिए, कब्जा दे दीजिए किसी को, या फिर ओरल ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। इन 3 तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रॉपर्टी का। अब उसके बाद देखिए, एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रही हूँ, आगे चल के आपको वो सारे सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे। जैसे है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, जब हम कभी मॉर्गेज करते हैं तो उसके लिए हमारा रजिस्टर करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हम सेल करते हैं, जो हमारा चैप्टर 3 है 54 से 57, तो जब हम आपको सेल करते हैं तो सेल के लिए रिटन फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, फिर हम सेल करते हैं ना। हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमको एक गारंटी वारंटी कार्ड कुछ मिलता है, नहीं कुछ तो रिसिप्ट मिलता है ना, तो रिटन फॉर्म में होता है, हमने बेचा, आपने खरीदा, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आप सेल कर सकते हो। दूसरा है डिलीवरी ऑफ पोजीशन। मान लीजिए आपको डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बारे में बात की जा रही है। अगर खाली पोजीशन, अगर कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एज अ लीज पे, ठीक है, लीज पे आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप उसमें क्या कहते हो, उस पर स्वामित्व देते हो, वो पोजीशन देते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए पोजीशन देते हो खाली। तो वो किस में आता है, वो प्रॉपर्टी किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, पोजीशन दे के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तीसरा है ओरल। ओरल किसे, मान लीजिए मैंने गिफ्ट, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर मैं गिफ्ट करती हूँ तो मैं ओरल भी दे दूँगी, कह दूँगी, तो वो हो जाएगा, उसके लिए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर 8 आपका, सेक्शन 8 आपका ख़त्म हुआ। सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 9 कहता है ओरल ट्रांसफ़र को वो डिफ़ाइन करता है। देखिए सेक्शन 9 आपको एज इट इज़ मैचिंग में आता है कि सेक्शन 9 में ओरल ट्रांसफ़र कहाँ पे लिखा हुआ है, मैचिंग में ये आता है। तो आपको ये याद करना है, सेक्शन 9 में ओरल ट्रांसफ़र के बारे में बात की गई है। अब कह रहे हैं ओरल ट्रांसफ़र कहते ही किसको है। देखिए ओरल ट्रांसफ़र की जब बात करेंगे तो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग, ठीक है। मे बी मेड वो कह रहा है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। ओरल ट्रांसफ़र जो है, आप ओरल ट्रांसफ़र के लिए राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, और तब तक नहीं ज़रूरत है जब तक किसी लॉ में ये एक्सप्रेस रूप में कहा ना गया हो, सामने से कहा ना गया हो कि इस तरह की प्रॉपर्टी को जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए लिखना ज़रूरी है, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को ओरल भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी दी हुई हैं, देखिए द फॉलोइंग ट्रांसफ़र शैल बी इन राइटिंग। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि टीपीए में मैक्सिमम जितने डेफिनेशंस और प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव सेंस में दिए हुए हैं। तो वैसे ही ये कह रहा है कि ओरल ट्रांसफ़र इसने बताया, उसके बाद वो ये नहीं बता रहे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप ओरली ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो ये कह रहा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट ये सारी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। इन सब को छोड़ के अगर आप कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी है आप उसको ओरल ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसमें पहला है, देखिए इफ़ द वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नोटिस करने वाली बात इसमें यह है कि किस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है कि कोई अचल संपत्ति जो है और अगर उसका दाम 100 या 100 से ज़्यादा है, ठीक है, और तब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका उसको रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना कंपलसरी है।
ये सेक्शन आपको 54 में मिलेगा इसका प्रोविज़न, जो आपको सेल, मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया है सेल का, ठीक है। दूसरा है सिंपल मॉर्गेज, तो सेक्शन 59 में है। सिंपल मॉर्गेज करने के लिए भी आपको कुछ तो रिटन डॉक्यूमेंट देना होता है, क्योंकि सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, आप पोजीशन नहीं देते हो, बस आप बंधक रखते हो, अपना कागज़ कहीं ले जाके जमा करते हो, उसके बेसिस पे आप कुछ मनी लेते हो, कोई इंटरेस्ट लेते हो, तो आपका वो क्या हुआ, ये भी एक तरह का ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी का, लेकिन आपने पोजीशन नहीं दिया है। तो जब आप खाली अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो और उस पर कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको उसको रिटर्न में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सेक्शन 59 के अंतर्गत कवर होते हैं। उसके बाद है इन केस ऑफ एनी मॉर्गेज सिक्योर्ड ऑफ ₹100 और लेस, और अगर कोई भी किसी तरह का मॉर्गेज आप करते हो, बंधक रखते हो, जिसका दाम 100 या 100 से कम है, अब इससे कम का तो कोई सामान आप बंधक रखोगे नहीं ना, क्योंकि उससे कम की ज़रूरत। और ये बात ये भी है कि ये जो एक्ट है 1882 का है, इसलिए इस समय इसमें ₹100 उस टाइम का बहुत होता था। आज का 10 लाख उस टाइम का ₹100 होता था, 1882 की बात है ये। इसलिए इसकी अभी तक अमाउंट अमेंडमेंट इसमें हुआ नहीं है, तो इसलिए अमाउंट इसमें चेंज नहीं है। इसलिए कह रहा कोई भी ऐसी बंधक करते हो, आज के टाइम पे तो ये नहीं अप्लाई होएगा कहीं, कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करते हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करते हो, मॉर्गेज में भी 5 तरह का मॉर्गेज होता है ना, जब आप पढ़ोगे 58 में तो आपको दिखेगा कि मॉर्गेज भी हम 5 तरीके से कर सकते हैं। तो वो कह रहा है किसी भी उस 5 में से किसी भी तरीके का आप मॉर्गेज करते हो जिसका दाम 100 या 100 से कम है, तो भी आपको उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ये सेक्शन 59 में बताया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पे आप देते हो, और लीज पे किस तरह की प्रॉपर्टी दी जाती है, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज में दी जाती है, 1 या 1 से ज़्यादा साल के लिए। तो जो होता है, जो उससे रेंट मिलता है, जो आप रिसीव करते हो, उसको जो है आपको रजिस्टर्ड फॉर्म में, ताकि तभी तो आपके पास हिसाब रहेगा कि मैंने 1 साल के लिए लीज पे दिया और इससे ये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और तो आप उस चीज़ को रिटर्न में लोगे, क्यों, क्योंकि एक तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरा लीज में ये किस तरह का ट्रांसफ़र है, पोजीशन का ट्रांसफ़र है, ठीक है। ओनरशिप इसमें नहीं दी जाती है, पोजीशन खाली दिया जाता है, ठीक। ये सेक्शन 107 में आते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी कैसी, ये भी देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। कोई एक्सचेंज करते हो प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसका दाम 100 या 100 से ज़्यादा है, ठीक है, और वो एक्सचेंज कर रहे हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो भी उसका रिटर्न में रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद गिफ्ट की बात, गिफ्ट कैसा है, अगर कोई गिफ्ट, मैंने बोला आपको एग्जांपल दिया ऊपर ओरल ट्रांसफ़र का, तो मैंने बोला कि अगर कोई मूवेबल गिफ्ट है, प्रॉपर्टी है, उसका आप गिफ्ट करते हो तो आप ओरली कर सकते हो, लेकिन अगर वही गिफ्ट इमूवेबल है, उसके लिए भी आपको सेक्शन 123 कहता है, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी इन राइटिंग, और एक्शनेबल क्लेम तो कंपलसरी ही है कि आपको उसको राइटिंग में ही करना है, फिर चाहे उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो तो कराना है, नहीं ज़रूरी है तो नहीं कराएंगे, लेकिन एक्शनेबल क्लेम हमेशा और हमेशा रिटन फॉर्म में ही होता है, जो कि सेक्शन 130 में दिया हुआ है। इन शॉर्ट आप देखोगे सेक्शन 9 कहता है ओरल ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा है। ओरल ट्रांसफ़र को उसने डिफ़ाइन किया। ओरल ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसमें रिटन ज़रूरी नहीं होता है, और तब तक नहीं ज़रूरी होता है जब तक कि किसी लॉ में एक्सप्रेस रूप में वो कहा ना गया हो कि रिटन यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक। 2 इसेंशियल है सेक्शन 9 के। फिर वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओरल ट्रांसफ़र में कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आती हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के अगर कोई प्रॉपर्टी आप ओरल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसमें से ये सारे इसने एग्जाम्पल बताए। इस एग्जाम्पल्स में जो मेन है लर्न करने वाला, कि जहाँ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाएगी वो हमेशा रजिस्टर्ड होगी, और अगर जहाँ पे गिफ्ट हमेशा ओरल ट्रांसफ़र के रूप में आता है, लेकिन वो मूवेबल होगा तो गिफ्ट, क्योंकि आप मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो। तो मूवेबल अगर होगा तो आप ओरल ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सारे जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ आई है वो सारी चीज़ें आपको रजिस्टर्ड करानी है। सेक्शन 59 में 107, 118, 123 और 130 ये इसके एक्सेप्शंस है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है ओरल ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, इसके लिए रिटन इंस्ट्रूमेंट करना ज़रूरी है, ठीक। अब सेक्शन 10 पे आते हैं, ठीक। सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सेक्शन 10, 11 और 12 तीनों एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहे हैं,
कंडीशन लगा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे कि जब ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं तो उस पर रोक लगा रहा है कि हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी अगर किसी कंडीशन को लगा के करते हैं तो वो कंडीशन जो हम लगाएंगे वो कंडीशन हमारा वॉइड होगा, लेकिन ट्रांसफ़र हमारा वैलिड होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा अंतरण होएगा वो वैध होगा, लेकिन जो भी शर्तें हम लगाएंगे वो शून्य होंगे। सेम पैटर्न तीनों सेक्शंस में है, लेकिन उन तीनों सेक्शन का एक की है, वो की मैं आपको अभी बता रही हूँ। और फिर उसके बाद हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, फिर हम सेक्शन 10 और 11 में डिफरेंस देखेंगे, फिर सेक्शन 12 देखेंगे कि वो क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन 10 हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 10 कहता है, कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। कंडीशन, रेस्टेनिंग, एलिनेशन। कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो रेस्टेन करते हैं। रेस्टेन मतलब क्या होता है, रोकते हैं, अवरोध पैदा करते हैं किसी भी ट्रांसफ़र को। ठीक है, हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दे तो नॉर्मल ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अगर हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे क्योंकि उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है। हमने ऐसा कंडीशन लगा दिया है कि कोई हमारी प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हो और उस पर लगा देते हो तो उसमें अवरोध पैदा होता है, उसके बारे में सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 10 कहता है जनरल रूल। जैसे मैंने बोला अभी आपको, जनरल रूल मेरे बोलते समझो कि इसका कोई ना कोई तो एक्सेप्शन है। जनरल रूल ये है कि इस तरह, जैसे किसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में किसी ट्रांसफ़र पे अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है तो वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा, लेकिन जो वो कंडीशन होगा अगर मानने लायक होगा तो ठीक है, अगर नहीं मानने लायक है, वो कंप्लीटली रेस्टेन करता है, कंप्लीटली रोकता है उस ट्रांसफ़र को, तो वो वॉइड होगा। अगर पार्शियली अगर वो करता है तो आप उसको मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, जिस तरह से वो आपके प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र को इफेक्ट करता है उस अकॉर्डिंग आप काम करोगे। लेकिन जनरल रूल ये है कि ट्रांसफ़र जब भी करोगे किसी कंडीशन को लगा के तो ट्रांसफ़र वैलिड होगा और जो उसका कंडीशन होगा वो वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है इफ़ द कंडीशन इम्पोज अ पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। जो मैंने आपको पता कि अगर आपने कुछ भाग अगर आंशिक प्रतिबंध लगाया है तो इट विल बी वैलिड। अगर आंशिक प्रतिबंध है तो वो वैलिड होगा, और कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन अगर लगाओगे तो वो वॉइड होगा। ठीक है, सेक्शन 10 के इसेंशियल्स आप देखो। ये कह रहा है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर। ये कब अप्लाई होगा, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी। अ कंडीशन इम्पोज ऑन द ट्रांसफर कम्प्लीटली रेस्ट्रेन द ट्रांसफ़र सच एज। अगर कंडीशन कोई ऐसा है जो कम्प्लीटली रेस्ट्रेन कर रहा है तो वो जो कंडीशन है वो वॉइड ही होगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है, 3 कंडीशन दिया हुआ है। वो कौन सा है, अ कंडीशन गिविंग द राइट टू ट्रांसफ़र टू अ पर्टिकुलर पर्सन और क्लास। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देती हूँ और ये कंडीशन लगा के देती हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप पर्टिकुलर बी पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र करोगे, तो कंप्लीटली रेस्ट्रेन कर रहा है कि नहीं आप उसको करोगे ही नहीं। बिल्कुल पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर क्लास को हम कह रहे हैं कि आप इनको तो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो ये जो है कंप्लीट रिस्ट्रेन कर रहा है, इसलिए जो कंडीशन है वो वॉइड होगी, लेकिन जो ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड होगा। दूसरा कंडीशन है कंडीशन रेस्टेनिंग टाइम पीरियड। अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती हूँ और कहती हूँ कि 4 साल तक कुछ भी हो जाए, 4 साल तक तो तुम इस प्रॉपर्टी को किसी और को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और मान लो मैं आपसे प्रॉपर्टी आज खरीद रहा हूँ, कल को मानो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े और उस प्रॉपर्टी को मैं बेचना चाहूँ, बट अगर तुमने ऐसी कंडीशन लगा के मुझे ट्रांसफ़र करी है कि आप मुझे 4 साल तक मैं बेच ही नहीं सकता और मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इस कंडीशन में भी जो कंडीशन आपने लगाई है वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफ़र आपका वैलिड होगा। ठीक है, अगर टाइम इम्पोज करके आप कोई कंडीशन लगाते हो जो कम्प्लीटली रेस्ट्रेन करता है आपके ट्रांसफ़र को, तो वो वॉइड होगा। तीसरा है स्टॉप द मोड ऑफ ट्रांसफ़र। और अगर आपने मोड ऑफ ट्रांसफ़र, हमने आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में हमने आपको बोल दिया कि किस किस मोड में आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो, ये कंडीशन अगर मैं लगाती हूँ तो ये भी कम्प्लीटली वॉइड होगा जो कंडीशन है इसके, और जो आपका ये है ट्रांसफ़र है वो वैलिड होगा। ठीक है, जनरल रूल था ये, तो उसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है, कंप्लीट रेस्ट्रेन इज़ वैलिड। ठीक है, अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा जा रहा है तो वो वैलिड होगा इन द फॉलोइंग केसेस। अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आप लगाते हो जो पूर्णतः रोक लगाती है तो उस तरह के सारे कंडीशन में कंडीशन वॉइड होगा। लेकिन कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर आप उन चीज़ों पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा भी रहे हो फिर भी
उस ट्रांसफ़र के साथ कुछ ऐसी कंडीशन आप लगा रहे हो जो कंप्लीट ट्रांसफ़र को रोकता है आगे चल के, फिर भी वो वैलिड होगा। वो कौन कौन सी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन कौन सी है? इफ़ एनी ट्रांजेक्शन डन नॉट अमाउंट टू ट्रांसफ़र, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है कि वो जो ट्रांसफ़र का अमाउंट है उसके बराबर नहीं है, ठीक। फिर ऐसे यदि कोई व्यवहार अंतरण की कोटि में ना आता हो, जो ट्रांसफ़र के कैटेगरी में आता ही नहीं है, इतने इस अमाउंट का है कि उस चीज़ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता है, इस कैटेगरी में आता है, तो अगर उस पर अगर आप कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो कंडीशन भी वैलिड होगी। दूसरा है इन द केस ऑफ लीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, लीज में क्या होता है कि आप पोजीशन को जो है पोजीशन आप देते हो किसी को, तो अगर हम लीज पे कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं और अगर हम उस पे ये कंडीशन लगाते हैं कि हम तुमको लीज पे दे रहे हैं, तुमको पोजीशन दे रहे हैं, तुम उसका एंजॉयमेंट करो, तुमको जो उसमें करना है तुम करो, आप फर्दर तुम उसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ वैलिड होगी कि नहीं? वैलिड होगी। क्यों? क्योंकि लीज पे हमने आपको खुद ही, वो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, आपने खाली उस पर पोजीशन है आपका, आपने वो भी किसी से ली है, तो आपकी जब वो प्रॉपर्टी है नहीं, जैसे सेक्शन 7 कहता है ना कि कोई अपने से बेहतर हक किसी को नहीं दे सकता, तो तुम्हारा बस पोजीशन है और ट्रांसफ़र के लिए ओनरशिप की ज़रूरत होती है ना, तो जब वो तुम्हारा है ही नहीं तो तुम आगे कैसे उसको करोगे? किसी और को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो? इसलिए जो अगर कोई लीज पे प्रॉपर्टी दी गई है और उस पर कंडीशन ऐसे लगाए गए हैं कि आप उसको दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो वो भी वैलिड होगा। तीसरा है इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, और अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें मैरिड वुमेन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जहाँ पे ट्रांसफ़र की जा रही है और उस पर कंडीशन लगाई जा रही है, तो वो भी वैलिड होगा, ठीक है, कंडीशन उसका वैलिड होगा। इस पे एक केस आया था, के मुन्नुस्वामी वर्सेस के वेंकट स्वामी का, 2001 का केस है ये, कर्नाटका हाई कोर्ट का। वो कहता है दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 10 और 11, दोनों ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, ठीक है। जो भी इसमें जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं वो पब्लिक पॉलिसी के ध्यान में रखते हुए, पब्लिक के इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल पब्लिक पॉलिसी दैट देयर शुड बी अ फ्री कम्युनिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहा है कि ये पब्लिक पॉलिसी के बेस पे बनाया गया है, जो इस सेक्शन का बेस है वो पब्लिक पॉलिसी है, और इसके अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्री कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और फ्री प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं फॉलो करेगी, ठीक है। मतलब वो फ्री कम्युनिकेशन और फ्री प्रॉपर्टी मतलब क्या? अगर फ्री कम्युनिकेशन है, फ्री प्रॉपर्टी है, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड और कंडीशन उसके वॉइड होंगे। और अगर उसके जो एक्सेप्शन है, अगर लीज की प्रॉपर्टी है या फिर अगर आप कोई वुमेन से रिलेटेड है या फिर ऐसा प्रॉपर्टी है जो ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में आती ही नहीं है, तो वो कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन भी वैलिड होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रांसफ़र वैलिड और उसका कंडीशन वॉइड होगा, ठीक। अब ये कह रहा है इफ़ द कंडीशन, देखिए कह रहा है इफ़ द कंडीशन इज कंप्लीट रेस्ट्रेन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफरी इन द विल। अब इसका सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसका ये है विल का, आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है विल का, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है इसका जो है विल का है। ये विल के बारे में जब बात कर रहा है, कह रहा है कि ये सेक्शन 10 जो है विल पे नहीं अप्लाई होती। विल छोड़ो, सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 ही नहीं, पूरा टीपीए ही विल के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि विल जो है हमेशा, विल क्या होता है आपको पता है, विल ऐसी चीज़ है जो कि वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी के डेथ के बाद वो इन्फोर्स होती है, ठीक है। और पूरा टीपीए हमारा काम किस पे करता है? एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को जब हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वहाँ पे टीपीए काम करता है, ठीक है। और ये विल है, इस वजह से ये होल टीपीए पे ही नहीं काम करता है, तो सेक्शन 10 पे भी ये काम नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी को विल किया है और विल में ये कंडीशन रखी है कि मैं ये जा तो रहा हूँ लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको देना जो मेरी इन सारी शर्तों को मानेगा या मानता है, तभी ये विल जो है तुम्हारे पास जाएगा, अदरवाइज नहीं, तभी वो अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो उसको उस कंडीशन को मानना कंपलसरी है, उसमें वो कंडीशन भी वैलिड होगी और वो ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा, ठीक है। अब सेक्शन 11 के बारे में बात करिए।
अब सेक्शन 11 के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 11 कहता है रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो सेक्शन 11 है मैंने यहाँ पे आपके सुविधा के लिए ये लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट, ताकि आपको ये समझ आ सके, क्योंकि जो लॉ की इंग्लिश है लैंग्वेज में तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो उसको ईजी करने के लिए कि आपको ईजिली समझ में आए, हिंदी तो सही लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन इंग्लिश जो लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट, मतलब ऐसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि जो इंटरेस्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हो। पहले वाले सेक्शन 10 क्या कहता था कि ट्रांसफ़र करी जा रही है प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करने पे कंडीशन लगाई जा रही, ट्रांसफ़र पे कंडीशन लगाया जा रहा है जो उसको रोक रहा है। अब ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस प्रॉपर्टी पे उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, जो कि ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट करता है, वो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एक्चुअल में सेक्शन 11 में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में लिखा होगा, ये क्वेश्चंस आपके देखिए बेयर एक्ट से अगर आएंगे तो अगर आप ये नहीं बता पाओगे, आपको लैंग्वेज नहीं पता होगी, तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं आएगा रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट, ये आ भी सकता है। अदरवाइज अगर बेयर की लैंग्वेज वो उठाते हैं मैचिंग में अगर पूछेंगे तो कहता है रिस्ट्रिक्शन रिपंजेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। रिपंजेंट मीन्स होता है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसके विरोध में। ठीक है, अब सेक्शन 11 क्या कह रहा है, मैंने आपको बोला था सेक्शन 10 11 में मैंने आपको एक की पॉइंट बताई कि सेक्शन 10 कहता है कि जो कंडीशन हम लगा रहे हैं ट्रांसफ़र पे डायरेक्ट, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक, उसके ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट कर रहा है, वो है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 कह रहा है जो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो उस पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी, उस लीज से जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तुमने मुझे प्रॉपर्टी मान लो एक बार लीज पे दे दी, फिर मैं उस पर जो भी इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर रहा हूँ तो वो मेरा है ना, बट तुम उस इंटरेस्ट पे अगर तुमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, उससे रिलेटेड अगर कोई कंडीशन है तो मतलब वो सेक्शन 11 में कवर होती है। ठीक है, सेक्शन 11 क्या कहते हैं, if the property is transferred and a direction is added to it that the transferee shall enjoy the property in a particular manner, the such direction shall be void and the transfer shall be valid। मान लीजिए मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी लीज पे, और फिर लीज पे प्रॉपर्टी देने के बाद अब मैं ये कह रही हूँ कि उस पर भी मैंने कंडीशन लगा दी कि तुम लीज पे मैंने तुमको प्रॉपर्टी दे दी, अब उसको तुम इंजॉयमेंट तुम्हारा उस पर कैसे होगा, क्या क्या कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो, अगर इस तरह की कंडीशन मैं उस पर लगाता हूँ तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। जो कंडीशन आप लगा रहे हो वो वॉइड होगा, लेकिन जो ट्रांसफ़र है, एक बार आपने लीज के थ्रू मुझे लीज पे दे दी प्रॉपर्टी, वो आपका वैलिड होगा, लेकिन जो उस इंजॉयमेंट पे जो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो मेरे, वो वॉइड होगा। ठीक है, दूसरा है द ट्रांसफरी शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एज इफ देयर वाज नो डायरेक्शन रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन और इंजॉयमेंट। कह रहा है कि अगर आपने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, ठीक है, ट्रांसफ़र आपने प्रॉपर्टी की, ठीक, और उस समय कोई कंडीशन आपने नहीं लगाई थी, तो जब तक प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी होगी, तो मेरे पास ये पूरा अधिकार है, चाहे मैं उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करूँ, मतलब उसको नष्ट करूँ, या मैं उसको और सुंदर बनाऊँ। एक बार आपने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कर दी, फिर वो मेरा हो गया, आपने अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी मेरी और मैं उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज द इंटरेस्ट, ठीक है, इन द प्रॉपर्टी एज इफ देयर वाज नो डायरेक्शन। कब, उस प्रॉपर्टी पे को जिसने आप पाया है, या तो उसको नष्ट करे या उसको और अच्छे से रखे, जो भी उससे उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो रखे, अगर आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंजॉयमेंट। अगर इंजॉयमेंट से रिलेटेड अगर आपने उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया है तो वो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 11 ये कहता है। सेक्शन 11 अब ये कह रहा है तो ये जनरल रूल है, वो इसका भी एक्सेप्शन है। वो क्या कहता है, where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property or the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, then such condition shall be valid। अगर कोई एक ही ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पे दो जगह पे, मतलब ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, आधी प्रॉपर्टी इधर है, आधी प्रॉपर्टी इधर है। मानो मेरी ये पूरी प्रॉपर्टी थी, मैंने इसको ट्रांसफ़र किया,
ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी एज इट इज़ नहीं हो पा रही थी, नहीं बिक पा रही थी, तो मैंने इसका प्लॉटिंग कर दिया। जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो क्या होता है, हम रास्ते भी देते हैं, ठीक है, हमने मानिए यहाँ से रास्ता बनाया, बट उसके तो पैसे हम नहीं लेंगे ना, हम तो इतनी प्रॉपर्टी के लिए, हमने इतनी प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैंने इस प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए कोई कंडीशन आपको लगा दी है, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी मैंने ये आपको पूरा दे दिया, और इस प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए अगर मैंने कोई कंडीशन इधर लगा दी है, तो आप क्या करोगे, आप इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकते हो, और मेरा कंडीशन वैलिड होगा और ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आप दोनों का घर का फेस इधर ही है, ठीक है, दोनों लोग का रास्ता इधर से ही आता है, तो आपको मैंने इतनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैंने आपको ट्रांसफ़र करी है, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रास्ता आप छोड़ देना, ताकि इनको भी धूप पानी हवा मिलती रहे, तो आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हो। और मैंने आपको भले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, और उस प्रॉपर्टी को इंजॉयमेंट में मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपका जो इंटरेस्ट इस पर क्रिएट होगा उस पर, फिर भी वो वैलिड होगा, क्योंकि मैंने इसके बेनिफिशियली के लिए लगाया है, और क्योंकि सेक्शन 10 और 11 पब्लिक पॉलिसी पर डिपेंड करता है, तो लोगों के हित के लिए ही है, तो इसलिए वो मेरा कंडीशन और मेरा रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफ़र दोनों वैलिड होगा, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। कह रहे हैं ट्रांसफ़र भी ट्रांसफर और अदरवाइज सच कंडीशन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द लैंड, ठीक है, ज़मीन के अच्छे के लिए, बेनिफिट ऑफ द लैंड कैन बोथ बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो कंडीशन जो हम लगाते हैं बेनिफिट ऑफ लैंड, जो भी हम कंडीशन लगाते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल ट्रांसफ़र जो हम करेंगे वो क्या होगा, वैलिड होगा, लेकिन कंडीशन जो है वॉइड होगा, लेकिन इस एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है, जो ऊपर वाला मैंने बताया कि एक पीस ऑफ लैंड को दूसरे, एक ही पीस ऑफ लैंड पे अगर दो प्रॉपर्टी है और एक के बेनिफिट के लिए मैंने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो वैलिड होगा, उसको छोड़ के बाकी कंडीशंस में जो कंडीशन होंगे वो वॉइड होंगे और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वैलिड होगा। कह रहा है विल बी वैलिड ऑफ इफ़ कंडीशन इम्पोज पार्शियल रिस्ट्रिक्शन एंड वॉइड इफ़ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन। जो आपको सेक्शन 10 में जो जनरल रूल आपने पढ़ा और आपने देखा कि अगर हमने पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो वो वैलिड होगा, लेकिन अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो पूरा कंडीशन जो है वाइड होगा। द प्रॉपर्टी शैल बी इंजॉयड इन सच अ मैनर एज इफ़ नो कंडीशन हैज़ बिन इम्पोज्ड। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, तो जैसे आपने मैं अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की और अगर मैं उसका ओनर हूँ तो मैं चाहे जैसे उसको यूज़ करूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, उस पर अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक। सेक्शन 12 क्या कहता है, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्ट एलिनेशन। अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट, देखिए कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट दिवालिया होने अथवा संपत्ति के अंतरण करने का प्रयास करने पर, हित को समाप्त करने वाली शर्त लगाने पर, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो दिवालिया, ठीक है, दिवालिया हो अथवा संपत्ति के अंतरण करने का प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है, दिवालिया हो और अथवा आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, उस संपत्ति में अगर कोई शर्त आप लगाते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र के टाइम, तो वो शर्तें भी वॉइड होंगी और जो उसका ट्रांसफ़र है वो वैलिड होगा। कह रहा है इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफरर, अगर इन दोनों तरह की कोई कंडीशन में किसी ट्रांसफरर पे आप इम्पोज करते हो, कोई कंडीशन लगाते हो, देन द कंडीशन शैल बी वॉइड, तो कंडीशन वॉइड होगा और जो ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड होगा। कौन कौन सा, अगर आप किसी दिवालिया को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो क्या होगा, जो कंडीशन होगा वो वॉइड होगा और जो ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड होगा। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई इंसान उसको व्हेन द ट्रांसफरी अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, अगर प्रयास कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए और आप उस पर अगर कोई कंडीशन लगाते हो, एक बार आपने ट्रांसफ़र कर दी, फिर उस प्रॉपर्टी को वो ख़रीदने के बाद और कोशिश कर रहा है कि हम किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, वो प्रयास कर रहा है, तो जो वो वैलिड है। लेकिन अगर आप उस पर ये कंडीशन लगा दो कि नहीं मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करो, फिर तुम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो वो वॉइड होगा। तो मतलब जो आपने उस चीज़ पे कंडीशन लगाई है वो वॉइड, और जो आपने बोला आपने ट्रांसफ़र किया वो ट्रांसफ़र वैलिड, ठीक है। अब इफ़ द कंडीशन इम्पोज ऑन पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, सेम तीनों में सेम चीज़ है, अगर आप पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाते हो
तो वो वैलिड होगा, और कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो वॉइड होगा। अब सेक्शन 10, 11, 12 का तीनों का देखिए आपका दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र तीनों के कंडीशन में क्या होगा, वैलिड होगा, लेकिन जो उसके कंडीशन है वो वॉइड होंगे। लेकिन सेक्शन 10 में भी आपको एक्सेप्शन मिला लीज़ का, सेक्शन 11 में भी आपको एक्सेप्शन मिला, ठीक है। सेक्शन 10 में आपको विल का एक्सेप्शन मिला कि अगर विल के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र होती है और उस पर कोई कंडीशन लगाई जाती है तो कंडीशन और ट्रांसफ़र दोनों वैलिड होंगे। आपको लीज़ का मिला सेक्शन 11 पे कि इंटरेस्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट पे अगर किसी ने आपका कंडीशन लगाई है तो लीज़ में लगा सकता है, ठीक है, अदरवाइज़ वैसे नहीं लगा सकता है, तो उसमें कंडीशन और ट्रांसफ़र दोनों वैलिड होंगे। और सेक्शन 12 तो कहता है एज इट इज़ कि अगर दो कंडीशन है, अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्रॉपर्टी खरीद के फिर किसी और को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, उस कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र वैलिड होगा, लेकिन जो उस पर कंडीशन अगर आप लगा दो कि नहीं तुम हमसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो फिर तुम किसी और को नहीं बेचोगे, तो वो वॉइड होगा, ठीक। फिर उसका एक नोट है आपके लिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन द केस ऑफ लीज, ठीक है। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया लीज के कंडीशन में जो एक्सेप्शन है सेक्शन 11 और 12 दोनों का, कि लीज के अगर कोई लीज के थ्रू अगर प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करते हो तो जो है आपको वहाँ पे ये कंडीशन भी वैलिड होगी और ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा। अदरवाइज जनरल रूल क्या है, ट्रांसफ़र वैलिड और कंडीशन वॉइड, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। क्वेश्चन एक आपने ये देख लिया, उसके बाद आप देखोगे सेक्शन 10 और 11 में डिफरेंस पूछता है, लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में भी आता है। तो मैं आपको इन दोनों का एक्सेप्शन मतलब 3 आपको मिलेगा, उसमें आप 3 आपको मैं बताती हूँ डिफरेंसेस, वो आप नोट कर लो आप, ठीक है। पहला है कि सेक्शन 10 कहता है कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन अगर सेक्शन 10 में लगाई जाती है तो जो कंडीशन है वो वॉइड होता है, वेयर एज सेक्शन 11 जो है वो क्या कहता है, ट्रांसफर के रिलीज पे बात करता है, ठीक है। कह रहा है द टर्म एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 10 इज रिलेटेड टू कंडीशन, वेयर एज अंडर सेक्शन 11 इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर। मतलब सेक्शन 10 जो है एब्सोल्यूट कंडीशन के बारे में बात करता है और सेक्शन 11 क्या करता है, ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है, ट्रांसफ़र होने के बाद जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है। और सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 ट्रांसफ़र पे ही रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोविजन और कंडीशन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 10 रिटेन ट्रांसफरेबल एब्सोल्यूट, वेयर एज कंडीशन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 11 रिस्टेन द इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। कह रहा है सेक्शन 10 क्या कहता है कि जब प्रॉपर्टी इनिशियल है ना, सेक्शन 10 कह रहा है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय ही, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय ही अगर आप उस प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, कोई प्रोहिबिशन लगाते हो, कोई कंडीशन इम्पोज करते हो, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें के बारे में बात करता है। लेकिन सेक्शन 11 क्या कहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक, उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है सेक्शन 11 में, लेकिन सेक्शन 10 में डायरेक्ट ट्रांसफ़र को ही ऑब्स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, कोई ऑब्लिगेशन लगा के, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के, ठीक है, कोई प्रोहिबिशन लगा के। फिर तीसरा डिफरेंस है कि सेक्शन जो 10 है वो कहता है, जो सेक्शन 10 और 11 का जो एक कॉमन प्रिंसिपल है वो पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 10 का, मेक कंडीशन इम्पोज इन रेस्ट्रेनिंग फ्यूचर ट्रांसफ़र वॉइड। सेक्शन 10 फ्यूचर ट्रांसफ़र को वॉइड करता है। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए अगर आप उस पर कंडीशन इम्पोज कर रहे हो तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन जो सेक्शन 11 है वो कहता है, वो अवॉइड करता है कंडीशन इम्पोज करने पे इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे, ठीक है। जो तब अगर कोई कंडीशन आप ऐसा लगाते हो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करने के बाद कि उसके इंजॉयमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो वो वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 10 का ऑब्जेक्ट क्या है कि वो फ्यूचर ट्रांसफ़र को क्या कहता है, फ्यूचर ट्रांसफ़र के पे अगर कोई कंडीशन लगाते हो तो वो वॉइड होगा। लेकिन सेक्शन 11 ऐसा कुछ नहीं कहता, वो खाली इंजॉयमेंट की बात करता है कि इंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो वॉइड होगा, ठीक है। अब तक हमने सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमने पढ़ा। 13, 14 मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था। 15 आपको बताना है
सिस्टीन मैंने आपको सेक्शन 5 के साथ आपको जो 3 रिस्ट्रिक्शन बताए थे, एक्सेप्शंस बताए थे कि सेक्शन 13, 14 और 16 उसका एक्सेप्शंस है। फिर उसके बाद जब मैंने सेक्शन 7 बताया था आपको, तो मैंने उसके साथ भी आपको उसके एक्सेप्शंस बताए थे। तो वो जब मैंने एक्सेप्शन एक साथ बताया आपको, पिछले वीडियोज़ में मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से जाके नोट कर लो। और यकीन मानिए अगर आप इस चीज़ का वन लाइनर बेयर आप सबके पास होगी, नोट्स आपके पास कुछ ना कुछ होगा, नहीं है तो आप यहाँ से बना सकते हो। और अगर आप एज इट इज़ जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन आपने वन लाइनर फॉर्म में नोट्स बना लिए तो समझिए आपका एक भी क्वेश्चन इस नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको, चाहे वो असर्शन रीज़न टाइप के हो, क्योंकि जब हम एज इट इज़ पढ़ने लग जाते हैं सेक्शंस तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम एक साथ पढ़ते चलते जाते हैं, एक बंच में पढ़ते हैं कि ठीक है ये सेक्शन पढ़ा, इस सेक्शन का ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, फिर उसमें ये कंडीशंस हैं, तो वो आपको भूलती नहीं और स्टोरी जैसी चीज़ें याद होती जाती हैं। ठीक है, तो अब बाकी की क्लासें मैं कल करूँगी। 4-5 दिन में आपका TPA ख़त्म हो जाएगा, लगातार क्लासेस आ गई तो अगर आ गई। अभी तो फ़िलहाल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं आपको 2-3 दिन का गैप हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़, आप लोग को मैंने पहले भी कहा था, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो भी आपका सिस्टम है, आपको जैसा मुझे मेरी बातें समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही, वीडियो लास्ट तक देखो, कमेंट करो मुझे, ताकि पता चले कि मैं जो आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको कितना समझ में आ रहा है। मुझे भी आपका रिस्पॉन्स जानना है, इस वजह से मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट भी करो, लाइक करो, कमेंट करो। नहीं समझ में आ रहा है डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करके एटलीस्ट मुझे बताओ तो कि ठीक है, मैंने आपके ऊपर जो एफर्ट लगाया। जैसे ट्रांसफ़र अभी हमने पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा सेक्शन 8 में हमने पढ़ा, तो मुझे भी अपना इफ़ेक्ट जानना है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा आप भी मुझे कमेंट के थ्रू अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी क्लासेस में आपको फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू।